दोस्तों, जैसा कि आपने कल सुना होगा कि कल 13 दिसंबर 2023 को भारत की संसद, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर में एक ऐसी जघन्य अपराध और ऐसा एक जघन्य घटना घटी है जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को शोभा नहीं देता। इसमें दो संदिग्ध व्यक्ति भारत की संसद में घुस जाते हैं और वहां पर जाकर कुछ ऐसी कार्यवाही या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो उचित नहीं था। और खासतौर से ये दिन वही दिन था जिस दिन आज से करीब 22 साल पहले भारत की संसद पर हमला हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था वह 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। और उसी के 22 साल बाद भारत की संसद में, मतलब नई संसद में, पहले जो संसद थी वो पुरानी थी, अब जो संसद थी जिसका पिछले साल उद्घाटन किया गया था, कुछ समय पहले उद्घाटन किया गया था, उस संसद के ऊपर मतलब इस प्रकार की कार्यवाही जो भारत में एक शोभा नहीं देते। तो इस पर आपको प्रकाश डालने से पहले, इस घटना को समझने से पहले, मैं सबसे पहले यह समझा देता हूं आपको कि 2001 में जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था वो किन परिस्थितियों में हुआ था। तो बड़ा गौर से समझते हैं उसकी बैकग्राउंड को कि ऐसी जघन्य घटना घटी कैसे थी। एक्चुअली ये घटना है 1999 की, ये घटना है 1999 की, जब नेपाल से भारत के दिल्ली तक, मतलब नेपाल की राजधानी काठमांडू से भारत की राजधानी दिल्ली तक एक फ्लाइट आ रही थी। उस फ्लाइट का नाम था, वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी, उस फ्लाइट का नाम था IC-814। ठीक है, ये फ्लाइट जो थी ये वहां से आ रही थी और इसमें 176 यात्री थे, 176 यात्री थे और 15 क्रूज मेंबर थे। मतलब जो फ्लाइट को ले जाने वाले जो मेंबर थे वो 15 मेंबर थे। इन इन 176 यात्रियों को लेकर ये फ्लाइट आगे चलती है और इस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, मतलब इस प्लेन का अपहरण कर लिया जाता है। और इस फ्लाइट को जो दिल्ली आना था, ये दिल्ली तो पहुंचती नहीं है फ्लाइट, और कुछ समय पश्चात ये फ्लाइट पहुंचती है कंधार पहुंचती है। और कंधार जब ये फ्लाइट पहुंचती है तो उनमें से 176 यात्री और 15 क्रूज मेंबर जो फ्लाइट को लेके गए थे, वो सारे के सारों को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाने के बाद भारत सरकार से, जिन्होंने ये बंधक बनाई थी फ्लाइट, ठीक है, उन भारत सरकार से 3 आतंकवादियों की डिमांड की थी। मतलब इस फ्लाइट को जिन्होंने अपहरण किया था उन्होंने भारत सरकार से डिमांड की थी कि हम 176 वो यात्री जो इस फ्लाइट में बैठे हैं और 15 क्रूज मेंबर, मतलब होगा टोटल मिला के 191, मतलब 190-91 सदस्य उसके अंदर बैठे थे भारत के। उन 191 व्यक्तियों को हम रिहा कर देंगे, इस रिहाई के बदले आप हमें 3 व्यक्ति सौंप दो जो भारत की जेलों में बंद थे। इस रिहाई के बदले आप हमें 3 व्यक्ति सौंप दो जो भारत की जेलों में बंद थे। और उन 3 व्यक्तियों के जो नाम थे, उन 3 व्यक्तियों के नाम आपके सामने क्लियर कर देता हूं। वो 3 नाम कौन कौन से थे, ठीक है? 3 व्यक्तियों के जो नाम थे वो 3 समझना। पहले व्यक्ति का नाम था उमर शेख और दूसरे व्यक्ति का नाम था अहमद चरगर, ठीक है, और तीसरे व्यक्ति का नाम था मौलाना मसूद अजहर। अब सुनो गौर से, 191 यात्री या 191 व्यक्ति जो कंधार में जो विमान अपहरण किया गया था, उस विमान में 191 व्यक्ति बैठे हैं और अपहरणकर्ता भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमें इन 3 व्यक्तियों को जो भारत की जेलों में बंद हैं, कोई दिल्ली जेल में बंद है, कोई कश्मीर की श्रीनगर जेल में बंद है और कोई जम्मू जेल में बंद है, इन 3 व्यक्तियों को आप हमें रिहा कर दो, हम आपके 191 यात्रियों को वापस दे देंगे, आपकी फ्लाइट वापस कर देंगे। अब सामान्यतः भारत सरकार इसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले पाई। शुरुआत में हम समझ नहीं पाए कि अचानक को क्या हो गया, लेकिन कुछ समय बाद मतलब 5 से 7 दिन बाद, नई साल पर, मतलब 2000 में सरकार ने इन तीनों आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला लिया। और भारत सरकार ने जब इन तीनों आतंकवादियों को रिहा किया, क्यों? क्योंकि 190-91 लोगों की जान थी, उनकी जान बचाना जरूरी था। तो मजबूरी में सरकार क्या करती क्या ना करती, तब मजबूरी में जाकर इन तीनों को रिहा किया गया। अब इन तीनों को जो रिहा किया गया और 191 यात्री हमारे पास वापस आ गए, सकुशल आ गए। उनमें से एक व्यक्ति को कुछ नुकसान हुआ था, मैं मानता हूं, और ये तीनों के तीनों हमने रिहा कर दिए। लेकिन आपकी जानकारी की बता दूं, यह घटना है 1999 के दिसंबर की,
और इन्हीं तीन व्यक्तियों में से एक, जिसका नाम था मौलाना मसूद अजहर, इसी बंदे ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, आतंकवादी संगठन, उसका नाम था जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद। और इसी जैश ए मोहम्मद ने एक दूसरा संगठन था, उसका नाम था एलईटी, एलईटी, इसे बोलते हैं लश्कर ए तैयबा। और इन दोनों ने मिलकर भारत की संसद के ऊपर, यानी भारत की पार्लियामेंट के ऊपर 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला किया था। और उसमें बहुत सारे लोगों को जाने गई, बहुत सारे लोग इसमें शहीद हो गए। और ये भारत के लोकतंत्र पर, और भारत के लोकतंत्र के विशेष मंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है पार्लियामेंट, संसद, इसकी संविधान में सबसे बड़ी मान्यता है, उसके ऊपर एक ऐसा अपराध कर दिया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। और इसमें लगभग एक मुठभेड़ करीब बहुत घंटे तक चली। इसमें परिणाम ये हुआ, हमने इस पर काबू तो पा लिया। और इसका सबसे बड़ा जो दोषी था, जिसका नाम था अफजल गुरु, उसको सरकार ने कुछ समय के पश्चात फांसी की सजा सुना दी और उसे फांसी भी हो गई। लेकिन सेम इसी घटना के 22 साल बाद, मतलब वही घटना कब हुई है? 13 दिसंबर 2001 को। और इसी घटना के लगभग 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023, सेम टू सेम डेट है, कल यानी यस्टरडे को यही तारीख थी। और इसी तारीख को भारत की संसद में कुछ लोग घुस गए, जिसकी उनके पास परमिशन नहीं थी। वो घुस गए और उन्होंने संसद में एक ऐसा कार्य कर दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वीडियो में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं जो कल आपको देखने को मिल रही है। देखिए, कल भारत की संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। गौर से समझते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं, जो हैं वो 3 पार्लियामेंट के 3 सत्र होते हैं। 3 में ऐसे समझे, पहला जो सत्र होता है वो बजट सेशन होता है, बजट सेशन, ये फरवरी मार्च के आसपास होता है। दूसरा जो होता है वो होता है मानसून सेशन, ये जून जुलाई के आसपास होता है। और तीसरा जो होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है, वो नवंबर दिसंबर में होता है। और इस वक्त नवंबर दिसंबर का शीतकालीन सत्र चल रहा था। और इस सत्र की बैठक चल रही थी, जिसमें भारत के बहुत सारे माननीय सांसद लोग उसमें बैठे हुए थे। उसी वक्त कोई एक व्यक्ति आता है और ऊपर से बालकनी से, मैं आपको समझा देता हूं, इसमें बालकनी से एक व्यक्ति आता है और इस प्रकार की कार्यवाही करता है। देखिएगा, यहां पर स्पीकर महोदय पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर बोलते हैं इनको, ये अपनी कार्यवाही ले रहे थे। वहां पर सदन की कार्यवाही चल रही थी। उसी में एक व्यक्ति आता है ऊपर से। अब देखिएगा आप, इसमें वो व्यक्ति ऊपर से यहां से कूदता है और नीचे, जैसे बालकनी आप समझिए, कोशिश कीजिएगा, बालकनी होती है सदन में एक, मतलब सांसद लोग जो होते हैं वो जमीन पर नहीं बैठे होते, नीचे उनके ऊपर एक बालकनी होती है जिसे दीर्घा कहते हैं। यहां के एक व्यक्ति दीर्घा में बैठा था और दीर्घा से कूदकर वो नीचे की तरफ आता है और इसे भागने की कोशिश करता है। और समझने की कोशिश कीजिएगा, भागने की कोशिश करता है और वहां पर कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी करता है जो पार्लियामेंट में शोभा नहीं देता। वो एक अलग बात है कि इसको बाद में पकड़ लिया गया, वो एक अलग बात है कि इनमें से कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया, इन व्यक्ति को कुछ पकड़ा गया और साथ ही एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास जो स्प्रे मिला था, वही स्प्रे इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर भी प्रयोग किया गया है। निश्चित रूप से यह भारत की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक मानी जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा देखने का मुद्दा यह है कि कहीं ना कहीं भारत में एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई जो ये अंदर तक चले गए। ये जांच का विषय है, इसमें जांच चल रही है। भारत की सरकारी एजेंसियां इसमें जांच में लगी हुई है कि ये लोग अंदर तक गए तो गए कैसे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सोचने का मुद्दा है कि लोकतंत्र का इतना बड़ा मंदिर, लोकतंत्र का इतना बड़ा टेम्पल, जब लोकतंत्र के इतने बड़े टेम्पल में बिना सिक्योरिटी के या किसी अन्य कारणों से किसी भी प्रकार जब लोग जा सकते हैं, तो अन्य जगहों पर क्या हालात होते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सुरक्षा पर हमें संदेह है। निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा एजेंसियां अपना काम भली भांति करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो हमसे कोई सुरक्षा में छोटी मोटी भूल हुई है। हमें चाहिए कि आगे हम इसको सुधार सकें और आगे, चूंकि पिछली कमियों को अगर हम सही करके पिछली कमियों को सही करके हम आगे अच्छा कदम उठाएंगे तो ये भारत के लिए एक बहुत उचित कार्य।
हम सबको चाहिए। और आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा, जितने भी लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मुझे गुजारिश करूंगा कि निश्चित रूप से कल को आप एक भारत में एक ऐसा योगदान दीजिएगा जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा आपका योगदान बने। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा हो, चाहे लोकतंत्र का टेम्पल हो, चाहे कहीं ना कहीं चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो आईएएस आईपीएस के हाथ में होती है। आप जैसे उदाहरण के लिए आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी, एसपीजी, आरपीएफ, ये सारी की सारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इन सब का हेड आईपीएस होता है। निश्चित रूप से इन सभी की कमांड आईपीएस के हाथ में है। और आईपीएस जो होता है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। और होम मिनिस्ट्री का हेड जो होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है, वो एक सेक्रेटरी होता है, जिसे होम सेक्रेटरी कहते हैं। वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। यानी भारत की सुरक्षा एक प्रकार से आईएएस और आईपीएस नामक दो स्तंभों पर चलती है। यानी आईएएस आईपीएस वो दो स्तंभ या पिलर हैं जिनके ऊपर भारत की सिक्योरिटी टिकी है। हमें चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अपना काम इतनी ईमानदारी से करें कि भारत में आम आदमी की भी सुरक्षा हो और देश की भी सुरक्षा हो। आई होप अब कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। आज भी कंधार विमान अपहरण कांड में 3 आतंकवादियों को छोड़ना एक हमारी भूल जरूर मानी जाती है, लेकिन क्या करते, उस वक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं। और अगर हम मौलाना मसूद अजहर को यानी कि उन 3 आतंकवादियों को रिहा न करते तो शायद जैसे मोहम्मद न बनता। तो शायद अगर जैसे मोहम्मद न बनता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आतंकवाद की कमर टूटती। लेकिन आज भी भारत आतंकवाद के लिए समर्पण के साथ लड़ रहा है। मानना पड़ेगा, हमने आतंकवाद से लड़ने के लिए एक फोर्स बनाई है, एनएसजी, इसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। एनएसजी ने अपना काम आज तक भली भांति किया है। बस एनएसजी के ऊपर सिर्फ एक ही स्पॉट है, वो 2001 में जो संसद के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, वही एक प्रकार की घटना मानी जाती है। और सबसे दूसरी बड़ी जो घटना मानी जाती है एनएसजी के लिए, वो कंधार विमान अपहरण कार्य को अंजाम देना। क्योंकि एनएसजी भारत में रहकर काम करती है। भारत में रहकर जब कंधार विमान अपहरण कांड में अपहरणकर्ता इस विमान को बाहर, इंडिया की बाउंड्री के बाहर ले गए, मतलब जब पाकिस्तान के ऊपर से प्लेन उड़ रहा था या अफगानिस्तान में जब चला गया, तो एनएसजी की क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन खत्म हो चुका। यानी कि एनएसजी जो काम कर सकती है वो भारत में रहकर कर सकती है टेररिज्म से लड़ने के लिए। एक बच्चा कमेंट कर रहा है बेचारा, वो पूछता है सर एनआईए क्या करती है। एनआईए, देखिए, आतंकवाद से लड़ना, आतंकवाद से निपटना एनएसजी का काम है, जो 1984 में बनी। एनआईए, जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं, ये 2004 में बनी थी, तो 2008 में बनी थी, 2008 में बनी थी मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद। और इसका काम आतंकवाद की घटना हो जाने के बाद, आतंकवाद क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ और किस रास्ते से आतंकवादी आए थे, इसकी जांच करना है। यानी एनएसजी जो है वो आतंकवाद से पहले, आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद से पहले काम करती है और आतंकवाद की घटना के टाइम पर काम करती है। और एनआईए जो है वो आतंकवाद की घटना हो जाने के बाद काम करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे की क्लास में, आगे के लेक्चर में हम फिर इस प्रकार की कोई टॉपिक लेके आएंगे। लेकिन मैं दुआ करूंगा कि कभी इस प्रकार की कोई भी घटना, एक्टिविटी ना हो जिससे भारत और भारत की जनता या भारत के लोकतांत्रिक मंदिर की सुरक्षा खतरे में पड़े। के लिए जय हिंद।